हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको इसमें लिखा हुआ बातों को बताना चाहता हूँ। वी हैव स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन इट ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी है ना represented as we represent the vectors. Let us try to represent electric field due to point charge pictorially. Let the point charge be placed at the origin. Draw the vectors pointing along the direction of the electric field with their lengths proportional to the strength of the field at each point. Since the magnitude of electric field at a point increases inversely as the square of the distance of the point from the charge, the vectors gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward। इस फिगर में दिया हुआ है। कहना यह चाहता है कि आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको इस तरह से किया गया था कि E इज इक्वल टू 1/4 ऑप्शन 0 Q/r²। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि E 1/r², यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे E का वैल्यू घटेगा, ये कहना चाहता है। अभी कहता है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर जो क्वांटिटी थी तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज दैट कि यहाँ पर हम +Q ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे ऐसे निकलेगी, है ना। बिल्कुल, तो इधर भी निकलेगी, बिल्कुल इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी। फिर अगला पॉइंट अगर इंडिकेट करें तो ऐसे, फिर अगला पॉइंट इंडिकेट करें तो ऐसे, इस तरह से। फिर आगे एक्सिट कराते हैं, फिर इसको कंटिन्यू आगे एक्सिट कराते हैं, फिर इसको आगे इंसिट कराते हैं, फिर इसको आगे इंसिट कराते। तो फिलहाल ये डिस्टेंस है, आगे चल के ये डिस्टेंस हो गया, फिर आगे चल के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हो गया। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की लाइनें क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन कर सकते हैं। ये सब जितने भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ये जितने अब दिखाए जा रहे हैं ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। उसी तरह से अगर -Q हो जाए, -Q, तो ये अंदर की तरफ आएगी। और कितने लाइनें आ सकती हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें आ सकती हैं। लेकिन अगर बात करें रेस्पेक्टिव की, तो रेस्पेक्टिव में जैसे ये +Q है और ये -Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डायरेक्शन खाली निगेटिव साइन अलग अलग है, मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव है। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे जा रही है उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे भी जाएगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइनें जा सकती है, लेकिन रेस्पेक्टिव जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ कि +2Q अब ड्रॉ करना है, +2Q, तो जितना भी लाइन जा रही है ना इसके डबल, मतलब कि एक ऐसे लाइन गई है, ये गई है। अब कोई कहता है आपसे कि इसकी लाइनें ड्रॉ करिए, ये वाली और ये वाली। तो जितनी लाइनें ये है उतना ही लाइनें ये है, तो ये और ये दोनों गलत हो गया, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, लेकिन ये 2Q है, तो इसीलिए इसमें 16 लाइनें दिखानी पड़ेगी। मतलब कि 8 और दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हो गया, ये हो गया डबल। अब ये सही है। समझ में आया बच्चों, है ना। तो ये हम लोग क्या किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती है, कंटिन्यूअस होती है ना।
जो लाइनें होती है, लाइन शुड बी कंटिन्यूअस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, नेवर ब्रेक होना चाहिए, नेवर ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको इस किताब में यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ था, फिगर में दिखा रहा था। इन दिस फिगर each arrow indicate the electric field, that is the force acting on a unit positive charge placed at that tail of that arrow. Connect the arrow pointing in one direction and the resulting figures represents a field line. Full stop. With thus get field lines all pointing outwards from the point charge. Have we lost the information about the strength of magnitude of the field now? Because it was contained in the length of the arrow. Now the magnitude of the field represented by the density of the field lines E is strong near the charge. So the density of the field lines is more near the charge and the lines are closer. Away from the charge, the field gets weaker and density of the field lines is less, resulting the well separated lines. Another person may draw more lines, but the number of lines is not important. In fact, the infinite number of lines can be drawn in any region. सही बात है, मतलब कि कहीं से भी आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड डेंसिटी। अब ये क्या है, डेंसिटी क्या है, मतलब कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि E जो है 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और Q बटे क्या दिया हुआ बच्चों, R²। मतलब कि जितने ही दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेगी, उसकी डिस्टेंस दूर होती जाएगी तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। यानी जितने पास रहेंगे ना डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। सपोज दैट कि इस तरह से एक आप मान लीजिए कि इस तरह से एक क्यूब टाइप के कंटेनर लिए हुए हैं, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर आप रख दिए प्लस की चार्ज यहाँ पे, तो क्या होगा, ऐसे होगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक रेडियस बन जाएगी इस तरह से। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर P3 है, यहाँ पर क्या है P2 है, और यहाँ पर क्या है P1 है। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी एट P3 लेस देन P2 लेस देन P1, मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, P1 के पास है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, सबसे ज़्यादा E1 के पास है। फिर इतना मान लीजिए कि इस तरह का दिया हो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिया हुआ, सपोज दैट ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, तो यहाँ पर दो लाइनों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर दो लाइनों के बीच की दूरी देखिए, और यहाँ पर दो लाइनों के बीच की दूरी देखिए। तो यहाँ पे जो फील्ड है उसका नाम मान लीजिए EB है, और यहाँ पे जो फील्ड है उसका नाम EA है। तो EB जो है वो ग्रेटर है किससे, EA से, मैग्नीट्यूड B के पास ज़्यादा है। ये आपको कहना चाहता है। ओके, को डाउट। तो ये जो आपको टोटल जो ये पॉइंट्स जो लिखा हुआ है, ये आप डायग्राम के साथ ये देख सकते हैं। ये सारी बातें का मैंने डिस्कशन किया है।
ये इसमें यही बातें लिखा हुआ है कि पास में जो चार्ज है उसके पास में फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और जितना ही दूर जाइएगा उतना ही आपको फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, फर्दर ये डायग्राम और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं इसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। द फील्ड लाइन्स फ्लो सम इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टी। फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। If there is a single charge at any may start and infinitive. Okay. In a charge-free region, electric field lines can be taken to continuous curves without any break. सही बात है। Field lines, two field lines can never cross each other. If they did, the field at the point of intersection will not have a unique direction, which is absorbed. Electric field lines do not form any closed loops. This follows from the conservative nature of the field. अब यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना था, ये सारी बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज के केसेस पे क्या होगा। फिलहाल मैं इसको शो कर रहा हूँ। देखिए अगर चार्ज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है Q ग्रेटर देन 0। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगी तो इसका फील्ड लाइन्स आपको पता है इस तरह से होगी और ये कितने हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ 8 लाइनें यहाँ पर दिखा दे रहा। अगर Q लेस देन 0 होगा मतलब कि निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव, तो इसमें फील्ड लाइन्स कितनी होगी, इस तरह से होगी। जो NCERT में लिखा हुआ है टू द पॉइंट में आपको डिस्कशन कर देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर क्या है, माइनस Q है। अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर एक लाइन, 2, 3, 4, 5। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये लाइनें ऐसे जाना चाहिए, फिर ये लाइनें भी ऐसे आना चाहिए। तो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कैसा होगा, ये सीधे लाइन ऐसे निकालेगी, ओके, फिर ये ऐसे निकालेगी, ओके, ये भी ऐसे निकालेगी, ऐसे निकालेगी, इस तरह से बन जाएगा, लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी एक हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि कंटिन्यूअस कर्व होती है, जैसे कि प्लस से अगर माइनस जाती है, सपोज दैट ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस से जब माइनस जा रही है तो कंटिन्यूअस कर्व होगी, मतलब इस तरह से होगी, कंटिन्यूअस कर्व, नेवर ब्रेक। अब सपोज दैट कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर आप डायरेक्शन पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, इस तरह से होगा। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटरमाइंड बाय टेंजेंट ऑन द कर्व। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कर्व है तो कर्व पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके हम मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना कि डायरेक्शन क्या हो। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स आउट, यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives out direction of electric field। क्लियर। और कैसे, टेंजेंट के द्वारा। तीसरा ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ओके, ये कट नहीं करेगी। दो लाइनें हैं तो मान ली कि ए एक जगह है
तो इस कर्व के अनुसार अगर हम डिटरमाइन करें तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। क्लियर? जो ई ए है, इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डायरेक्शन कहाँ मिल रहा है, इसका इधर मिल रहा है। तो ये हो गया ई ए। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ए पर, तो यहाँ पर एक ही कोई सिंगल पार्टिकल हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एट ए a single particle shows two direction, which is not possible at any instant of time, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यह संभव नहीं है कि एक ही पार्टिकल दो डायरेक्शन शो करे। जैसे कि एक समय में एक ही आदमी दो जगह रहे, ऐसा संभव नहीं है। चौथी इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप। सही बात है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव रही होगी, और यहाँ पर एंड हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव रही होगी। और फिर कह रहा है क्या कि अब यहाँ से माइनस से चलेगा तभी लूप बनाएगा, तो ये संभव नहीं है, मतलब कि टू, या ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। लूप नहीं बनाता, लूप नहीं फॉर्म कर सकता। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा इनसाइड द मेटल वो होगा जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जीरो। जैसे यहाँ पर दिखा रही हैं, यहाँ भी ऐसे दिखा रहे हैं, और फिर ये आउट में निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा बाहर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जीरो। ये सारी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर बताया गया। ओके, एक और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, और ये डायग्राम है इस तरह का कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है, तो इधर लाइनें एक आएगी, एक इधर लाइन, एक इधर लाइन। उसी तरह से एक इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, ऐसे है। और इसमें है कि ऐसे से जाएगा तो इधर से भी आएगा, नेट जीरो हो जाएगा। लाइनें क्या करेगी, रिपेल कर देगी। तो याद रखना है, इस तरह से आ सकता है ड्रॉ करने के लिए कि दो इक्वल आइसोलेटेड चार्जेज है, उसके लिए आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्दर मान लीजिए कि इस तरह से है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर 2q है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और एक लाइन और 6 हो गया। अब यहाँ से इस तरह से है, तो यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे है। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पर, जहाँ पर फील्ड जीरो है, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं।
न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर चार्ज। इधर चार्ज क्या है, लोअर वैल्यू है, लो वैल्यू है चार्ज, उधर क्या कर गया बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर गया, माने मिड पॉइंट पर नहीं है, ये कहीं इधर है ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पर है। कहाँ पर है बच्चों, मिड पॉइंट पर है। क्लियर है। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सामने है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंसीडर फ्लो ऑफ अ लिक्विड विथ द वेलोसिटी v through a small flat surface ds in the direction normal to the surface. Okay, the rate of flow of liquid is given by the volume crossing the per unit time v ds and represented the flux of the liquid flowing across the plane. If the normal to the surface is not parallel to the direction of the flow of the liquid to v but makes an angle theta with it, the projected area in a plane perpendicular to v is v ds cos theta. Therefore, the flux going out of the surface ds is v n cap ds. For the case of the electric field, we defined the analogous of quantity and called electric flux. We should, however, note that there is no flow of the physical observable quantity, unlike the case of liquid flow. In the picture of electric field lines described above, we saw that the number of field lines crossing a unit area placed a normal to the field at a point is a measure of the strength of the electric field at that point. ये जो मैंने पढ़ा है यहाँ पर, इसको अगर क्लियर समझाने की हम कोशिश करें आपको, तो कुछ ऐसे समझाएंगे। यहाँ पर एक हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। फाई ई है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह से एक पाइप है और उस पाइप का अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे ई वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया नाम देते हैं। सही है बच्चे, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब क्या है कि इधर से वाटर का फ्लो हो रहा है, ये वाटर है, तो आपको यहाँ से वाटर से मिलेगा, तो ये भी वेलोसिटी से जा रही है और इसका एक स्मॉल इसका एक एरिया है, और एरिया क्या है, ds, स्मॉल एरिया। तो कह रहे कि जो वाटर जो फ्लो होगा, इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, v इंटू डी एस, ये कह रहा है v इंटू डी एस है, बिल्कुल। मतलब उसकी वेलोसिटी वाटर का और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वाटर फ्लक्स कह सकते हैं, वाटर फ्लक्स। मतलब कि इसके जो एरिया है इस सतह पर परपेंडिकुलर है, ये बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल होगा, इस सतह पे ऑलवेज नॉर्मल होगा। मतलब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, v वेक्टर ds n कैप, वही लिखा है यहाँ पर, v वेक्टर ब्लैक अक्षर में लिखा है, वो मैंने वेक्टर यहाँ पर सिंबल दे दिया है। मतलब कि v वेक्टर डॉट ds और n कैप, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर फ्लक्स। ओके, अब ये कह रहा है फिर कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, इधर है ऐसे, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है कुछ इस तरह से डिजाइनदार हो जाए, मतलब कि ये थीटा हो जाए, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी अब की बार वो इधर हो जाएगी, ये एरिया वेक्टर इधर हो गई, और इसकी मतलब कि ds रख लीजिए एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर थीटा और इसका वेलोसिटी इधर हो गई। तो अगली बार जो वाटर फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा, वाटर फ्लो इज इक्वल टू v और ds cos थीटा।
मतलब इसका एक आप कंपोनेंट तोड़िए, किसके दिशा में, इसके दिशा में, ds cos थीटा। अब ये ds cos थीटा अब वेलोसिटी एक दिशा में हो गया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कोशिश किया था आपको, जो मैंने थ्योरी रीड किया वो यही बात कह रहा है। तो सेम यहाँ पर कह रहा है कि नाउ सेम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी सेम बातें हो रही है। और क्या हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस। डी एस एक स्मॉल एरिया है, डी एस यहाँ पर डी एस वेक्टर कहिए, चाहे डी ए वेक्टर कहिए, ये एक ही बात है। तो इसको अगर हम सोल्व करें कंटिन्यू अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आपको ऐसे मिलेगा। मतलब कि जो फाई जो ई है, फाई ई वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर जो है ई और ये दोनों एक ही दिशा में हो तो कुछ ऐसा होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए डी ए। ऐसे ई क्या है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई जो है ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डी ए है, डी ए वो है स्मॉल एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया, फिलहाल अभी एरिया लिए हैं, ये हो गया। मतलब कि इस तरह से कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस एरिया का एक एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो बिल्कुल इधर आएगा, और इसमें फील्ड भी किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो इसके द्वारा फ्लक्स हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करती है तो हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई, ई इंटू ए। यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर का स्क्वायर। अगर इसी को हम क्या करते हैं कि किसी एरिया को अगर ऐसे चेंज कर देते हैं और एरिया वेक्टर इधर कर देते हैं डी ए वेक्टर, इसका जो फील्ड होगा वो इधर आ जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ये ई वेक्टर होगा। तो इसमें जो फार्मूला बन जाएगा वो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा और डी ए मिलेगा, फिर कॉस थीटा मिलेगा। थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो फाई क्या मिलेगा, फाई ई जो मिलेगा ई इंटू डी ए मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री मिलेगा तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई जो ई मिलेगा वो माइनस ई डी ए मिलेगा। जो फाई जो ई है वो क्या होगा, माइनस डी इंटू ए इंटू ई हो जाएगा। मतलब कि फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होते रहेगा। यानी फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है। ओके, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। व्हेन थीटा गिवन, थीटा अगर गिवन होगा तो आपको फार्मूला लगाना है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। दूसरा है कि इफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर गिवन in terms of unit vector, in terms of unit vector, if E vector and A vector
गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर का टर्म में अगर दिया हो तो क्या होगा, मतलब कि ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे दिया हो। उस तरह से ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे दिया हो। क्लियर? तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ए वेक्टर, इसका डॉट लिखेंगे तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप और डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई एक्स और ए एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड ए जेड। कहने का मतलब है कि थीटा रहेगा तो आप कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, और जब यूनिट वेक्टर दिया रहेगा तो आप इस तरह से सोल्व करना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे डायग्राम आपको पास दिया होगा, जैसे ये सब डायग्राम दिया हुआ देखिए, ये जैसे ये पैरेलल हो गया, मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही कौन है, डीएस वेक्टर है। यहाँ पर है कुछ एंगल से है, जैसे डेल्टा एस सतह पर परपेंडिकुलर और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें सब वही बात लिखा हुआ जो मैंने अभी डिस्कशन किया है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम हो सकता है एरिया वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा मैं बात करूँगा एरिया वेक्टर कि अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और प्लेन पर परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक सरफेस है, सपोज दैट ये सरफेस है और इधर x है और इधर y है, तो इसका एरिया जो भी होगा वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया जो वेक्टर होगा वो a होगा और k कैप होगा। इसका मान लेते हैं कि एरिया a है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, k कैप पे होगा। क्लियर है? अब सपोज दैट कोई कहता है कि ये स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये x है और ये y है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और ये के कैप हो गया, इस तरह से होगा ए स्क्वायर के कैप। अब मान लीजिए कोई कहता है कि इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया ये क्यूब है, इसका एरिया निकालना है, तो क्यूब का 6 सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका z। तो यहाँ पर हो गया a b c d e और f g और h, ऐसे है और सभी का साइड l है। तो ये एक सरफेस एरिया हुआ, देख रहे हैं, एक सरफेस एरिया ये वाला हुआ, एक सरफेस इसके अंदर वाला हुआ। तो मान लीजिए कि मैं इसकी बात करूँ, इसका, तो इसका अगर हम बात करते थे ए बी सी डी, ए बी सी और डी, फिर ए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसे, तो ये कौन सा प्लेन में है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ऊपर में जेड है और इधर में वाई है, मतलब कि ये जो प्लेन है वो है वाई जेड प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ए का स्क्वायर और आई कैप।
इसकी बात करें तो ये कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, सॉरी एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड। यानी मैं बात करूँ सी ई फिर एफ फिर डी, ठीक है, फिर सी। तो ये कौन सा प्लेन हो गया बच्चों, ये प्लेन हो गया एक्स और जेड प्लेन। तो इसका जो एरिया होगा वो हो गया ए स्क्वायर जे कैप। उसी तरह से इसका जो एरिया अगर हम माने, इसका एरिया अगर मानना चाहते हैं आप, ये वाला ये सरफेस, तो यहाँ पर ई एफ जी एच, ई एफ जी एच और फिर क्या लिखेंगे ई। तो ये कौन सा प्लेन है, ये जो प्लेन है वो है वाई जेड प्लेन विथ निगेटिव साइन में है। तो सतह पर परपेंडिकुलर माने इधर इसका एरिया किधर होगा बच्चों, इधर, इसका एरिया इधर होगा, है ना, ये एरिया होगा, इसका एरिया इधर, एक एरिया इधर, एक एरिया अंदर। तो ये हो जाएगा आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई कैप। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक दीवार है, इस तरह से ऐसे दीवार है, एक वॉल है ये, और एक ऑब्जर्वर इधर है O1, एक ऑब्जर्वर इधर है O2। तो इसके लिए सरफेस एरिया इधर हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर के लिए सरफेस एरिया कहाँ होगा, इधर होगा। जिधर से आप देखेंगे उधर से सरफेस एरिया होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अब हम बात करें इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे। एक ये भी सरफेस एरिया हो गया, तीन सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया ए है, एक सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ए है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, और फ्लक्स बताना है। ओके, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो आर है, तो इसकी भी रेडियस आर होगी। इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इधर की तरफ अगर डायरेक्शन देखें तो इधर आएगी। क्लियर है, इसका सरफेस एरिया देखेंगे तो किधर आएगी, इधर आएगी। A2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, सही लिखे। इसका अगर सरफेस एरिया को देखा जाए तो वाई में होगा, जेड में होगा, जो भी हो, मतलब कि इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों तरफ इसका सरफेस एरिया होगा E3। तो अगर हम φ1 की बात करें बच्चों, φ1, तो φ1 में लिखेंगे क्या, E1 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर। तो E1 का कहाँ डायरेक्शन है, अगर इसका वेक्टर ले लें तो क्या हो जाएगा, E होगा और आई कैप होगा या नहीं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E और आई कैप डॉट पाई आर स्क्वायर फिर आई स्क्वायर। तो जो φ1 होगा E पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा, ये φ1 का मान है। अब यही कोई कहे कि φ2 का वैल्यू बताइए, तो क्या लिखिएगा, E2 वेक्टर, E2 वेक्टर मतलब कि E वेक्टर ही है ना, और यहाँ पर A2 वेक्टर। तो E2 का मतलब E हो गया और ये आई कैप हो गया, डॉट पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आई डॉट आई 1। तो यहाँ पर होगा माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो φ2 इज इक्वल टू φ1 का मैग्नीट्यूड और φ2 का मैग्नीट्यूड फ्लक्स में सेम है, लेकिन डायरेक्शन मैंने सॉरी निगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, अब फील्ड किधर है, इधर है, फील्ड इसमें इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इसमें एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और फील्ड भी किधर है, इधर है कि नहीं। और 3 में अगर बात करें φ3 में, तो φ3 में होगा आपको जैसे E वेक्टर होगा और A वेक्टर होगा। तो इसमें जो होगा E जो वेक्टर है और A है वो cos 90 है, मतलब कि ऑलवेज यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आया बच्चों आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैंने जो डिस्कशन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल शेप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगी, ऐसे होगी लाइन पे, और इस पे जो सरफेस एरिया होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो हमने बातें किया अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में वो किया कि ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ओके, स्केलर क्वांटिटी होगा
तो सिर्फ इसका हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एक आने वाला है गॉस लॉ आने वाला है। गॉस लॉ में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही बारे में स्टडी करते हैं और काफ़ी डिटेल से करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।